जी, नमस्कार। मैं एमज़िली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो आपको थोड़ी-सी आवाज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी आवाज़ तो कोशिश करेंगे कि पूरी क्लियर आवाज़ आप तक आए। तो जो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो ओबीजी का टॉपिक होने वाला है। कौन सा होने वाला है? फीटल लंग मैच्योरिटी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कौन-कौन से क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बताता चलूँगा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन-कौन से बनते हैं कि फीटल लंग मैच्योरिटी का मतलब क्या है? फीटल लंग मैच्योरिटी आपने बता दिया कि सर फीटल लंग मैच्योरिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन फीटल लंग मैच्योरिटी जो होती है उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं? फीटल नाम से ही पता लग रहा है कि फीटल लंग मैच्योरिटी आई बात समझ में? कि नाम से ही पता लगता है कि फीटस के लंग की मैच्योरिटी को टेस्ट किया जाता है इसके अंदर कि फीटस के लंग्स जो हैं वो मैच्योर है या नहीं। मतलब कि अगर उसको हम क्या कर दें कि उसको बच्चे को जन्म दे दें 28 वीक पे दे दें। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमारे यहाँ जो वाइबिलिटी पीरियड होता है इन इंडिया वो कितना होता है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि 28 वीक्स तक का जो बच्चा होता है या 28 वीक के बाद जो बच्चा जन्म लेता है वो वाइबल रह सकता है इंडिया के अंदर, मतलब जिंदा रह सकता है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ मैंने आपको बताया था कि 24 वीक्स माना गया है। कि अगर आपसे दोनों क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है तो आपको 28 पे आंसर जाना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया की भाषा आपको बोलनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपका कभी भी क्वेश्चन आता है तो 28 आंसर पे ही आपको जाना है, क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। बाकी बात समझ में। चलिए, तो अगर इस बच्चे को 28 वीक्स के बाद अगर इसको जन्मा जाए, अगर इसको एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में लाया जाए, बच्चे को डिलीवरी किया जाए, तो ये बच्चा जिंदा रह सकता है या नहीं, उस चीज़ को बताती है बायोबिलिटी। तो ये कहता है इंडिया कि हाँ, हम 28 वीक के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो यही चीज होती है बायोलॉजी का मतलब। अब इसके अंदर जिंदा रहने का पर्पस क्या है? देखो, सबसे पहली बात, सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं लेकिन कभी भी फीटल लंग जो मेच्योरिटी होती है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। फीटस की लंग्स जो होने चाहिए वो मेच्योर होने चाहिए, उनके अंदर जो सर्फेक्टेंट है वो क्या होना चाहिए, और जो सर्फेक्टेंट है वो क्या होना चाहिए बच्चों, प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो कम ज़्यादा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ मेडिकेशंस होती हैं उनके उनके द्वारा भी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है तो हम डाल सकते हैं, नहीं। उनके अंदर कम है तो हम बढ़ा सकते हैं, बाकी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। आगे मेरी बात सुन में बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली जो हेडिंग डालेंगे वो फीटल लंग मेच्योरिटी के बारे में देखेंगे कि फीटस के जो लंग हैं वो कैसे कैसे मेच्योर होते हैं, कौन कौन से हम टेस्ट इसके अंदर करते हैं, कौन कौन सी सेल जो होती है क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे फीटल लंग मैच्योरिटी। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों कि फीटस फीटस के अंदर कौन सी सेल होती हैं। फीटस के जो लंग्स होता है उसके अंदर दो तरह की सेल होती हैं। फीटस के लंग्स के अंदर दो तरह की सेल होती हैं। कौन सी होती है? टाइप फर्स्ट न्यूमोटिक सेल्स होती हैं। एक तो होती है टाइप फर्स्ट न्यूमोटिक सेल, और एक होती है टाइप सेकंड न्यूमोटिक सेल। टाइप सेकंड न्यूमोटिक सेल। आई बस में क्या कह रहा हूँ, एक तो होती है टाइप फर्स्ट न्यूमोटिक सेल, एक होती है टाइप सेकंड न्यूमोटिक सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहली हम बात करते हैं कि सर टाइप फर्स्ट जो होती है वो किस काम में आती है। कि सर टाइप जो फर्स्ट सेल होती है, टाइप फर्स्ट सेल की क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइप जो फर्स्ट सेल्स होती हैं वो किस काम में आती हैं। कि सर ये तो गैसेस एक्सचेंज के लिए काम में आती हैं। कि सर बहुत बढ़िया बात है कि गैस को एक्सचेंज करने के लिए, CO2 को लेने के लिए और ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए, CO2 को देने के लिए, ऐसे गैसेस का एक्सचेंज होता है सेल टू सेल में, उसको कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। और वो कौन करवाता है? टाइप फर्स्ट की जो न्यूमेटिक सेल्स होती हैं वो करवाती हैं। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे टाइप सेकंड सेल की बात करता हूँ तो ये जो टाइप सेकंड होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं? सर्फेक्टेंट रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं बच्चों? प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। अब ये भैया सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, ये यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। यहीं से क्वेश्चंस बनना चालू हो जाते हैं कि बच्चों क्या होते हैं प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट क्या है भैया? प्रोड्यूस तो कर रहे हैं सर्फेक्टेंट, लेकिन सर्फेक्टेंट है क्या? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं
कि सरफेक्टेंट क्या है। कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सर सरफेक्टेंट क्या होते हैं, तो सरफेक्टेंट इट इज अ सोफी मटेरियल, लिखेंगे इट इज ए सोपी। सोपी का मतलब होता है झाग जैसा, जैसे सोप मतलब साबुन होता है, तो साबुन का अगर हम झाग बनाएंगे तो उसको कहते हैं सोपी। इट इज अ सोपी मटेरियल हैज फॉस्फोलिपिड्स। इट इज ए सोपी मटेरियल हैज फॉस्फोलिपिड्स। कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे सोपी मटेरियल होते हैं और क्या होते हैं इनके अंदर, सोपी मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं, टू प्रिवेंट द, लिखेंगे टू प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ, और ऐसे स्टिकिंग और लिख दो कोलैप्स, कोलैप्स ऑफ एल्बोलाइज आफ्टर एक्सेल। क्या आपको ये बात समझ में आई। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है, देखो हमने यहाँ पे बात करेंगे भैया कि हमने दो सेल के बारे में बात करी। दो सेल कौन सी थी, एक टाइप फर्स्ट न्यूमेटिक सेल थी, एक टाइप सेकंड न्यूमेटिक सेल थी। टाइप फर्स्ट जो होती है वो किसके काम में आती है, गैसेस के एक्सचेंज के काम में आती है। और जो टाइप सेकंड होती है वो सरफेक्टेंट को रिलीज करने के काम में आती है। आई बात समझ में। चलिए, कि अगर मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया कि सर सरफेक्टेंट क्या होते हैं, कि सरफेक्टेंट एक तरह के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और कैसे होते हैं, सोपी मतलब झाग जैसे होते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, सोपी जो मटेरियल होता है या फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, ये क्या काम करते हैं कि ये प्रिवेंट द स्टिकिंग। स्टिकिंग का मतलब होता है चिपकना, कोलैप्स का मतलब होता है पिचकना। दोनों चीजों का मतलब सेम है, या तो पिचक जाए या चिपक जाए। ऑफ एल्वोलाइज आफ्टर द एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब होता है सांस का बाहर छोड़ना, इनहेल का मतलब होता है सांस का लेना। आगे बात समझ में, कि सांस का बाहर छोड़ना, एक्सहेल करना। ठीक, जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ोगे तो आपकी जो एल्वोलाइज हैं उनके अंदर जो हवा भरी हुई थी, जो नीचे जो एल्वोलाइज होती हैं हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलाइज होती हैं, उनके अंदर जो हवा भरी हुई थी वो बाहर निकल जाएगी एक्सहेल के द्वारा। जब एक्सहेल जब आप करोगे तो वो जो गुब्बार जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारा फूला हुआ है, जैसे ही आप इसके अंदर से इसका मुंह खोलोगे या फिर इसके हवा बाहर निकालोगे तो वो दोनों लेयर चिपकने की कोशिश करेंगी, नहीं करेंगी, दोनों लेयर चिपकने की कोशिश करेंगी या नहीं करेंगी। तो इसी चिपकने को प्रिवेंट करता है कौन, हमारा सोपी मटेरियल, हमारे सरफेक्टेंट, कि ये चिपक ना जाए एक दूसरे से। अगर ये चिपक गई तो वापस इनको छुड़ाना या फिर इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इनको सेपरेट करना, या हम कह सकते हैं कि इनको वापस से रिफिल करना मुश्किल हो जाता है, या फिर नहीं हो पाती है रिफिल। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे भगवान ने क्या दिया है हमें, सरफेक्टेंट दिए हैं। बच्चे के अंदर हम कह सकते हैं हमारे अंदर भी सरफेक्टेंट होते हैं। तो ये कब बनते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको सबको समझ में आई कि सर सरफेक्टेंट कहाँ से रिलीज होता है, कि भैया सरफेक्टेंट जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है बच्चों, हमारे टाइप सेकंड न्यूमेटिक सेल से रिलीज होता है। और टाइप फर्स्ट जो होती है वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए काम में आती हैं। दूसरी बात क्या काम करता है, सोपी मटेरियल होता है और स्टिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो समझना बहुत जरूरी है। एक यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे इफ सरफेक्टेंट, इफ सरफेक्टेंट इज लेस, इफ सरफेक्टेंट इज लेस, लेस का मतलब कम हो जाते हैं, इफ सरफेक्टेंट लेस इन, इट लीड्स टू, ऐसे लिखेंगे, इट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसको क्या बोला हमने, इसको बोल दिया हमने रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगर सरफेक्टेंट कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर, बच्चे की बॉडी के अंदर, या फिर हम कहते हैं अडल्ट की बॉडी के अंदर अगर कम हो जाते हैं तो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पैदा कर सकते हैं। क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पैदा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे इट इज फॉर्म स्टार्ट एट 24 वीक्स। स्टार्ट बनना कब स्टार्ट होते हैं, तो भैया आपको बताना है कि 24 वीक पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और
कंप्लीट फॉर्म मतलब कि कंप्लीट कब बच जानते हैं? हमारे हमारे 34 to 37 वीक्स पे हमारा कंप्लीशन हो जाता है। कितने कितने वीक्स पे बच्चों? हमारा 34 to 37 वीक्स पे ये कंप्लीट बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक की बात आपको सबको समझ में आई बच्चों? यहाँ तक की बात में किसी को डाउट है? यहाँ तक की बातों में किसी को डाउट है? चलिए, तो हमने यहाँ पे दो चीजें बात करी हैं कि सर अगर ये लैस हो जाता है तो इसका रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज करता है। अगर ये कितने वीक पे बनना स्टार्ट होता है कि 24 वीक पे बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो कंप्लीट होता है या फिर कह सकते हैं कि इसका जो नॉर्मल रेशो होता है वो 34 to 37 वीक से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसी भी ड्रग्स आती हैं जो इनके लेवल को बढ़ा सकती हैं। देखो कौन सी ड्रग होती हैं कि सर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग। Corticosteroid drugs are increase the level या प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कि सर ऐसी ड्रग्स होती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो क्या काम करती हैं? जो क्या काम करती है? इनकी प्रोडक्शन को, इनके लेवल को बढ़ाने का काम करती है। आगे बात समझ में? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ये बातें डीप हैं, ये नॉटसेट के रिगार्डिंग बातें हैं, डी ट्रिपल एस की ट्रिपल एस बी की रिगार्डिंग बातें हैं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, इतना डिटेल में ध्यान रखना इस चीज का। अगला लिखेंगे, when surfactant is when surfactant is completely formed at 34 to 37 weeks। जब बच्चे के जब जो सर्फेक्टेंट है वो कंप्लीटली बन जाते हैं, कंप्लीटली मतलब इसका मतलब है कि बन के तैयार हो जाते हैं, तभी हम बोलते हैं कि फीटस के लंग जो है मेच्योर हो गए हैं। कि फीटस के जो लंग हैं वो कैसे हो गए हैं बच्चों? मेच्योर हो गए हैं। तो हम कहेंगे कि लंग्स ऑफ फीटस इज मेच्योर। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? समझ में आई ये बातें? यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर लंग मेच्योरिटी टेस्ट कैसे कैसे करते हैं। लंग मेच्योरिटी जो टेस्ट होता है वो कैसे किया जाता है, या फिर कौन कौन से उसके अंदर कौन कौन से इंडिकेशंस उसके अंदर देखे जाते हैं, या किस किस चीज का उसके अंदर देखो देखा जाता है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इसके अंदर मोस्ट कॉमन डन लेसिटिन लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन, लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन रेशो इन एमनियोटिक फ्लूइड। ये मोस्ट कॉमन बात होती है, सबसे पहला टेस्ट यही करते हैं हम। ये मोस्ट कॉमन है, इसका मतलब कि ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है या सबसे ज़्यादा करने को मिलता है। कौन सा? लंग मेच्योरिटी टेस्ट जब भी हम करते हैं तो कौन से रेशो को हम बात करते हैं कि भैया हम किस रेशो के बारे में बात करते हैं कि लेसिथिन एंड स्पिंगलोमाइसिन। और लेसिथिन स्पिंगलोमाइसिन का रेशो होता है 1:1। कितना होना है बच्चों? 2:1। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार मार्क कर लेना आपको कि कितना रेशो होता है कि 2:1 देखा जाता है लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन माइलिन का। अगर ये रेशो कम देखने को मिलता है तो इसका मतलब कि फीटस की लंग जो है वो मिच्योर नहीं है। अगर ये रेशो एकदम बराबर आपको देखने को मिलता है 2:1 का, तो आप कह सकते हो कि फीटस की जो लंग है वो क्या है? मिच्योर है। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि इफ द रेशो इज इफ द रेशो इज या दो या दो से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि लंग्स आर मेच्योर्ड। मैंने आपको वही बात अभी बताई है। और अगर ये रेशो जो है वो 2 या 2 से कम है,
2 या 2 से कम है तो इसका मतलब है लंग्स आर नॉट मैच्योर, कि लंग्स जो है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई, समझ में आई? क्लियर क्लियर बातें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं बताई है मैंने अभी तक, ठीक है। चलिए, दूसरा टेस्ट कौन सा होता है? सबसे पहला हमने देखा कि हम सर लेसिथिन स्फिंक्टोमाइसिन का रेशो देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, ठीक है। एक होता है ब्लड टेस्ट, हम ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं बच्चों? ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन ब्लड टेस्ट के अंदर हमें क्या देखना होता है, देखेंगे भैया, टू लुक ऑफ फॉस्फोटाइड्यू। फॉस्फोटाइड्यू, फॉस्फोटाइड्यू क्या होता है बताएंगे अभी। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं एक टाइप के, जो कि डायबिटिक मदर के अंदर सबसे ज़्यादा ये कॉमन होता है। जो ब्लड टेस्ट होता है वो डायबिटिक मदर के अंदर कॉमन होता है। तो लुक द फॉस्फोटाइड्यू ग्लिसरॉल, यहाँ पे लिखेंगे ग्लिसरॉल लेवल एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों? फॉस्फोटाइड्यू ग्लिसरॉल लेवल देखते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फॉस्फोलिपिड्स ग्लिसरॉल का लेवल हमें देखना होता है। अगर ये लेवल क्या होता है, या तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं भैया, या तो ये लेवल क्या है, प्रेजेंट है। इफ लेवल, इफ प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड, तो लंग्स क्या है बच्चों? लंग्स क्या है? मैच्योर है। तो लंग्स क्या हुए? लंग्स विल बी मैच्योर्ड। आगे बात समझ में, कि अगर ये इफ नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड, जो आपने सैंपल लिया है एमनियोटिक फ्लूइड का, अगर उसके अंदर ये नहीं है तो हम क्या कहेंगे? लंग्स इज नॉट मैच्योर्ड। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। ब्लड टेस्ट जब हम करेंगे तो फॉस्फोटाइडिक ग्लिसरॉल का लेवल देखते हैं, अगर है तो लंग मैच्योर है, नहीं है तो क्या है? लंग मैच्योर नहीं है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन की या फिर नोट की बात करूं, तो नोट के अंदर हमें क्या लिखना है? दिस इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटरमाइन fetal lung maturity in डायबिटिक मदर और हाइपरटेंशन के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं जो हाइपरटेंसिव मदर होती है और डायबिटिक मदर होती है, उनके अंदर सबसे बेस्ट तरीका होता है किसको जानने का? फीटस की लंग मेच्योरिटी को जानने का। कौन सा टेस्ट? ब्लड टेस्ट। आगे बात समझ में। और ब्लड टेस्ट के अंदर भी हम क्या देखते हैं बच्चों? फॉस्फोटाइडिक ग्लिसरॉल का लेवल हम देखा जाता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, समझ में आया आप सभी के? सर तीसरा कौन सा होता है? का तीसरा थोड़ा बैड साइड होता है। बेड साइड टेस्ट होता है, जिसमें कौन सा होता है, या तो हम कह सकते हैं शेक टेस्ट, या हम कह सकते हैं बबल टेस्ट। कुछ नहीं है, इसके अंदर भी क्या होता है देखते हैं। इसके अंदर क्या लगता है कि हम एक ट्यूब के अंदर क्या लेते हैं? फ्लूइड लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, और उसको क्या करते हैं? शेक करके देखते हैं उसके बबल्स बन रहे हैं तो क्या है देखते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बबल्स अगर प्रेजेंट हैं तो क्या है? लंग्स जो है मेच्योर हैं। अगर बबल्स नहीं है तो क्या है? मैच्योर नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बात करूं कि शेक टेस्ट और बबल टेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं सर, तो पहला इसके अंदर लिखेंगे टेक एमनियोटिक फ्लूइड इन लैब ट्यूब, या टेस्ट ट्यूब हम कह सकते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है, टेस्ट ट्यूब होती है, आपने 12th क्लास में आपने अपने लैब के अंदर ड्यूटी लगी हो किसी बंदे की तो आपने देखी होंगी, कांच की छोटी छोटी सी होती है। तो टेक द एमनियोटिक फ्लूइड इन द लैब या टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर क्या करते हैं? एंड शेक बेल, उसको अच्छी तरह से शेक करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद क्या होता है कि एक तो शो बबल, अगर बबल शो कर रहा है तो क्या होता है? लंग्स आर मैच्योर। मैंने अभी आपको बताया था
कि अगर बबल्स हैं, बबल्स देखने को मिल रहे हैं, बबल का मतलब होता है बुलबुले। हम कह सकते हैं एयर के जो बुलबुले होते हैं अगर प्रेजेंट हैं उसके अंदर, तो आपको क्या करना है कि लंग्स उसके जो है मेच्योर हैं। अगर शो अगर क्या कहते हैं, नॉट शो बबल, अगर उसके अंदर बबल नहीं है तो क्या कह सकते हैं हम कि लंग्स उसके मेच्योर नहीं है। तो लंग्स आर नॉट मेच्योर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हमने तीनों टॉपिक्स के बारे में देखा। हमने ब्लड टेस्ट के बारे में देखा, हमने लेसिथिन मेलिंगोमाइसिन का लेवल देखा, हमने शेक टेस्ट हमने किया। ठीक है, ठीक है। एक एक टेस्ट और होता है, उसके अंदर होता है नंबर 4 की हम बात करते हैं, नाइल टेस्ट। नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट होता है। नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट के अंदर क्या होता है, देखो। सबसे पहली जो हम बात करते हैं वो क्या करते हैं, टेक एमनियोटिक फ्लूइड। सिंपल है ये भी, है ना, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये भी सिंपल है। टेक एमनियोटिक फ्लूइड कि हमने क्या किया, एक एमनियोटिक फ्लूइड लिया एक लैब ट्यूब के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड इसके अंदर क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हैव एंड हैव फीटल स्किन के कुछ पार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण कैसे कैसे होता है जब एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ी थी। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके देखो। मैंने आपको बताया था कि सर जो हमारा 12 वीक, जो हमारा लेस देन 12 वीक होता है वो कौन करता है, प्लस उसका एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण, कि सर मैटरनल प्लाज्मा करता है। कौन करता है? मैटरनल प्लाज्मा करता है। अगर मैं आपसे 12 से और 20 वीक की बात करता हूँ, 12 से 20 वीक्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कौन करता है कि सर फीटल की स्किन करती है। मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ें पढ़ाई हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और सर 20 वीक से टिल डिलीवरी तक, मतलब कि 20 वीक या 20 वीक से ज़्यादा कौन करता है कि बच्चों, कौन करता है? फीटल का यूरिन निर्माण करता है। इन तीनों चीज़ों को गांठ बांध लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। आ गई मेरी बात समझ में? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? इन तीनों के बारे में और भी डिटेल आपको जाननी है तो एमनियोटिक फ्लूइड वाला लेक्चर आप ले सकते हो, वहाँ पे भी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई है। तो आपको और भी देखना चाहिए, डिटेल है, आपको समझ में आएगा, 100% आएगा, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ें हैं, आपको समझनी है सिर्फ। ठीक है, आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सर आपने एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल लिया, इसका मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होंगी? स्किन होंगी, फिर फीटल की स्किन होगी। तो फीटल के अंदर स्किन होगी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, तो क्या होगा, क्या होगा, देखते हैं। एक एक काम और करेंगे कि टेक एमनियोटिक फ्लूइड इन लैब ट्यूब, इसको हम क्या करेंगे भैया, टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे और मिक्स द नाइल ब्लू सल्फेट डाई। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड को हम टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होंगी? फीटल की स्किन होंगी, और उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटल की स्किन होंगी, उसके अंदर हमने ये डाई मिला दी, नाइल ब्लू सल्फेट। अब जो आपने डाई ये मिलाई है, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर क्या होता है, शो द ऑरेंज कलर। अगर आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि 50% से ज़्यादा, 50% सेल्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, और फीटस के क्या हैं, फीटस लंग्स मेच्योर। फीटस जो लंग है वो क्या है? मेच्योर्ड है। क्या मेरी बात आप तक सब पहुंची? सिंपल सी बात यहाँ पे हम करते हैं कि हमने क्या किया कि एमनियोटिक फ्लूइड लिया, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हमने वो डाई मिलाई, और डाई मिला के हमने ऑरेंज कलर आपको पाया। अगर आपने ऑरेंज कलर पाया, इसका मतलब 50% से ज़्यादा सेल्स क्या हो गई हैं? ऑरेंज कलर की हो गई हैं। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि फीटस की जो लंग हैं बच्चों मेच्योर हो गए हैं। अगर मैं आपका तो नाइल टेस्ट की हम बात करते हैं कि नाइल टेस्ट किस किन किन चीज़ों के लिए होता है, तो आपको पता लग गया होगा कि सर नाइल टेस्ट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए करते हैं? नंबर फर्स्ट, कि सर हम लंग मेच्योरिटी के लिए कर सकते हैं। नंबर 2, स्किन मेच्योरिटी के लिए कर सकते हैं।
किसके लिए कर सकते हैं? स्किन की मैच्योरिटी को देखने के लिए कर सकते हैं और लंग की मैच्योरिटी को देखने के लिए हम कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है बच्चों? सिंपल सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर किसी को डाउट होता है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है और हमारे सपोर्टिव नंबर्स के अंदर आप पूछ सकते हो। आगे बस में बहुत बढ़िया चलेंगे। कि सर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बता देंगे सर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपने बताए थे ना कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम होता है कि इनके लेवल को बढ़ा देना। हमारे लेसिथिन और मेलिंगोमाइसिन जो होते हैं, स्पिंगोमाइसिन जो होते हैं, उनके लेवल्स को या प्रोडक्शन को, सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शंस को बढ़ाने का काम करता है। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चॉइस फॉर लंग मेजॉरिटी। कौन कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड चॉइस होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर दो, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है बीटामेथासोन होता है और एक होता है डेक्सामेथासोन। बीटामेथासोन होता है, डेक्सामेथासोन होता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये तो होता है, आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सर वर्ल्ड वाइड कौन सा यूज होता है, तो वर्ल्ड वाइड तो कौन सा यूज होता है कि भैया ये होता है, बीटामेथासोन यूज करते हैं। अगर सर डेक्सामेथासोन की हम बात करें तो इन इंडिया के अंदर कौन सा होता है? डेक्सामेथासोन होता है। और इस कैसा होता है बस्सा? बस्सा कैसा होता है? ये सस्ता होता है। कैसा होता है बच्चों? सस्ता होता है, इसीलिए इंडिया के अंदर यूज होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ पे जो बायोलिटी पीरियड है वो कम है। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि यहाँ पे बायोलिटी जो पीरियड है वो उतना ज़्यादा क्यों है, कि 28 वीक पे क्यों है, कि यूएस में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको 20 वीक के बाद अगर आप बाहर निकालते हो तो वो जिंदा रख सकते हैं उन बच्चे को, लेकिन यहाँ पे 28 वीक्स के बाद ही जिंदा रख पाते हैं। ये सब राम भरोसे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में यहाँ तक की धीरे धीरे चीज़ों का लेवल जो है मोदी जी जो है वो बढ़ा रहे हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिले, अच्छी आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आपने देखा इन इंडिया के अंदर क्या देखा कि डेक्सामेथासोन यूज होता है। बहुत बढ़िया। कि सर अब इसके अंदर मैं बात करता हूँ कि सर इसके जो इंजेक्शंस लगते हैं वो दो लगते हैं। कि सर इसके 2 इंजेक्शंस लगते हैं। डोज जो होती है अगर आपसे पूछ ले तो 12 mg का एक होता है, फिर उसके बाद 24 आवर्स के बाद आपको एक 12 mg का और लगाते हैं। आगे मेरी बात समझ में? टोटल आपको अगर पूछे तो टोटल कितने mg लगते हैं? 24 mg लगाया जाता है। कि सर डोज जो होती है इसके अंदर 2 इंजेक्शंस लगते हैं 12-12 mg के, 24 आवर्स का गैप होना चाहिए। कि सर इसके अंदर 4 इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। क्या लगते हैं बच्चों? यहाँ पे 4 इंजेक्शन लगते हैं। सबसे पहली जो डोज की अगर मैं आपसे बात करूँ कि 6 mg का होता है, 6 mg का होता है फर्स्ट डोज। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि 12 आवर्स के गैप में 6 mg के और लगा देते हैं। फिर उसके बाद हमें 12 घंटे का और वेट करना है। फिर उसके बाद 6 mg का और लगाना है। फिर उसके बाद हमें 12 घंटे का और वेट करना है। फिर 6 mg और ठोक देना है बच्चे के अंदर। तो मतलब कि टोटल यहाँ पे कितने हो गए कि भैया 4 यहाँ पे क्या देखने को मिले हमें, 6-6 mg के यहाँ पे शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं या फिर डोज आपको देखने को मिल जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इंडिया के अंदर जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है? डेक्सामेथासोन होता है। और बीटामेथासोन कहाँ होता है? वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। आगे मेरी बात समझे प्यारे बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नीड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो नीड होती है वो 24 आवर्स टू एक्ट, 24 आवर्स टू एक्ट। मतलब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की नीड होती है वो कैसी होती है? 24 आवर्स टू एक्ट, मतलब एक्ट करने के लिए क्या होता है कि 24 आवर्स की इसको जरूरत होती है। बहुत बढ़िया। कि सर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, कहाँ कर सकते हैं हम? कि सर इन्फ्लामेशन अगर हो रखा है कॉरियन या एमनियन का,
कॉरियन या एमनियन का जो इन्फ्लामेशन अगर हो रखा है तो वहाँ पे हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को नहीं देना है, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस बढ़ाते हैं, ये इन्फ्लामेशन को और बढ़ा देंगे। इसीलिए कभी भी जो इन्फ्लामेटरी चीज़ें होती हैं उनके अंदर हमें इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई बच्चों? तो यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं मैंने आपको। अब हम बात करेंगे हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या है? देखो हेडिंग डालेंगे फीटल हेमेटोपोइसिस। सर फीटल हेमेटोपोइसिस क्या होता है? फीटल का जो हेमेटोपोइसिस है वो क्या है? हेमेटोपोइसिस फीटस का मतलब होता है, आप सभी को पता है फीटस होता है। हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी प्रोडक्शन। कि आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? हेमेटोपोइसिस कहलाता है। क्या आपको बात पता है ये? चलिए बहुत बढ़िया, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपने जान लिया है। अब हम 3 कॉलम बनाएँगे। 3 कॉलम कैसे-कैसे बनाएँगे कि भैया ऐसे-ऐसे बनाएँगे। सबसे पहला कॉलम के अंदर लिखेंगे कि साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस, कि हेमेटोपोइसिस की साइट ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे कि टाइम कितने वीक्स पे होता है, ठीक है। तीसरी बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बात कर ली हमने। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर 1 साल जो होता है, यॉर्क सैक होता है। सबसे पहला कौन सा होता है बच्चों? हमारा यॉर्क सैक होता है। यॉर्क सैक जो होता है वो कितने वीक्स की काम करता है? कि लेस देन 6 वीक तक काम करता है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो लेस देन 6 वीक तक कौन आरबीसी बनाता है बच्चों? और कौन आरबीसी बनाता है? यॉर्क सैक बनाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने यॉर्क सैक के बारे में आपको बताया हुआ है। जब हमने इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा था तो यॉर्क सैक के बारे में मैंने आपको बताया था कि यॉर्क सैक कैसे-कैसे बनता है। तो आप वहाँ जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हो, बहुत अच्छी डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं कि फर्स्ट साइड कौन सी होती है, कि बच्चों यॉर्क सैक होती है। कौन सी होती है? फर्स्ट साइड हमारी यॉर्क सैक होती है। नंबर दूसरी बात करता हूं कि लिवर या स्प्लीन की हम बात करते हैं कि लिवर और स्प्लीन से कैसे कैसे बनता है। तो 6 to 20 वीक्स तक का जो समय होता है, तो 6 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 6 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर कौन बनाता है बच्चों? लिवर एंड स्प्लीन बनाता है। आपको पता है कि फीटल एचबी कौन बनाता है 6 to 20 वीक्स के अंदर? तो आपको लिवर एंड स्प्लीन बनाता है। अगर मैं आपसे बात करूं थर्ड नंबर पे कि सर बोन मैरो कब आती है, कि सर बोन मैरो कब बनाती है, तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 20 वीक्स, 20 वीक्स टू अडल्ट एचबी। मतलब हम कह सकते हैं कि 20 वीक्स जैसे ही क्रॉस करता है बच्चा, उसके बाद बोन मैरो का काम स्टार्ट हो जाता है। कि सर अडल्ट के अंदर कौन बनाता है? कि सर बोन मैरो ही बनाती है। बोन के अंदर एक वाइट कलर की मैरो पाई जाती है, उसके अंदर कौन बनाता है? उसको उसको क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। उसके अंदर जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता होगा, आपको नहीं पता हो तो हम बता देंगे। जब एनाटॉमी हम आपको पढ़ाएंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि सर ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं बोन मैरो, इसको कहते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या करती है अडल्ट के अंदर? हेमेटोपोइसिस का मतलब कि आरबीसी को बनाने का काम करती है। अगर किसी के अंदर बोन मैरो खराब हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके अंदर बोन मैरो कैंसर हो गया, तो उसके अंदर जो ब्लड है वो नहीं बना पाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि 3 चीज़ें बताई हैं सर ने। कौन-कौन सी चीज़ें बताई हैं बच्चों? एक यॉर्क सैक होता है, लेस देन 6 वीक के काम करता है, कि 6 वीक तक का जो बच्चा है वो क्या करता है? यॉर्क सैक से अपना क्या बनाता है? हेमेटोपोइसिस बनाता है। उसके बाद 6 से 20 वीक पे लिवर स्पिन आता है, उसके बाद बोन मैरो काम करता है। क्या आपको बहुत समझ में आ गई? चलिए, कि सर आरबीसी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। कि सर आरबीसी जो होती हैं, एक होती हैं फीटल आरबीसी, एक होती है अडल्ट आरबीसी। कि सर जो फीटल आरबीसी होती हैं वो लार्ज साइज की होती हैं, और इसका जो लाइफ स्पान होता है वो 90 डेज का होता है। क्या होता है बच्चों? 90 डेज का होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया। कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे कैसी होती हैं, कि सर स्मॉल साइज की होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड होता है, लाइफ स्पान जो होती है वो 120 डेज होती है, कि 120 दिन में ये रिप्लेस होने
चाहिए 120 दिन में रिप्लेस हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ किस चीज़ की कि फीटल आरबीसी कब रिप्लेस होती है, तो आपको बताना है कि सर 90 डेज पे ये रिप्लेस होने का काम करती है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक कि क्लास आपको सब कुछ समझ में आई होगी। एट द, एक पॉइंट और लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी हीमोग्लोबिन, कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम पे बच्चे का जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होता है, वो हम कह सकते हैं कितना होता है बच्चों, कि 16 से 18 ग्राम पर डीएल होता है। कितना होता है? 16 से 18 ग्राम पर डीएल होता है, जिसके अंदर 70 टू 70 हम कह सकते हैं 70 टू 80% या 70 टू 80% क्या होता है कि सर फीटल एच बी होता है, और 20 टू 25% क्या होता है, उसके अंदर अडल्ट एच बी होता है। क्या होता है बच्चों? अडल्ट एच बी होता है। क्या आपको मेरी बात यहाँ तक की समझ में आ गई? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है बच्चों? क्लियर कट मैंने आपसे बातें करी हैं यहाँ पे। चलिए अब मैं आपसे एक कंडीशन की और बातें करता हूँ। वाई द टाइम बेबी बिकम 6 मंथ, बेबी बिकम 6 मंथ, तो कितना हो जाता है कि 99% जो एच बी होता है वो कैसा हो जाता है हमारा? अडल्ट एचबी हो जाता है। मतलब कि अडल्ट एचबी का मतलब होता है कि बोन मैरो से बना हुआ हीमोग्लोबिन, बोन मैरो से बना हुआ हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है? अडल्ट एचबी कहलाता है। आगे बात समझ में। और जो 1% रह जाता है या लेस देन, हम कह सकते हैं कि सर लेस देन जो 1% होता है वो कैसा हो जाता है हमारा? फीटल एचबी हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक की कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपसे करी है, आपको सबको समझ में आई होंगी। आई होप कि हमने आज लंग मेच्योरिटी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी कि सर लंग मेच्योरिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने टाइप फर्स्ट के न्यूमेटिक सेल्स के बारे में देखा था, और कौन कौन से रेशो को हम देखते हैं। सबसे रेशो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कौन कौन सी साइट होती है, हेमेटोपोइसिस की कौन कौन सी साइट होती है, उनके बारे में भी हमने देखा। तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास में इंटरेस्ट आया हो, आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको और हमें दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे, और हम इसी तरह आपके लिए अच्छा कंटेंट हमेशा लेते लाते रहें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम फीटल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।